बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस को पता है कि हम हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा मौजू होगा, इसमें हम ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान हामला औरतों में उनके घरों के अंदर होने वाले जो मसाइल हैं, मिथ्स हैं, उसकी रियलिटी क्या होती है, बेस्ड ऑन साइंस, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कोई भी औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके दौरान वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। वो समझती है कि शायद मैं अज़वाजी ताल्लुकात अपने बहाल नहीं रख सकती, मैं इंटरकोर्स नहीं कर सकती, या मेरे सेक्सुअल इश्यूज़ जो हैं वो अब आगे नहीं चल सकते। इसके साथ फिर वो ये समझती है कि शायद अब मेरे अंदर चूँकि एक बेटा या बेटी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मुझे खाना भी डबल ट्रिपल खाना है क्योंकि मेरी अब डाइट भी बढ़नी चाहिए। इस तरह वो फिर हिलती भी नहीं है, शायद मैं थोड़ा सा काम करूँगी तो मेरी प्रेगनेंसी जो है वो इनसिक्योर ना हो जाए। इस तरह की बेशुमार ऐसी मिथ्स हैं जिनको हम रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे बेस्ड ऑन साइंस। इन सारे मौज़ूआत पर मुदल्लल गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट यंगेस्ट शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर किरण उस्मान, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ जेंडर स्पेशलिस्ट भी हैं, IVF स्पेशलिस्ट भी हैं, और इसके साथ जितने भी आपके इनफर्टिलिटीज़ के इशू होते हैं, सब फर्टिलिटीज़ के, उन सब के ऊपर मजबूत ग्रिप रखे हुए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर तनवीर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर किरण, जैसे कि आपका एक्सपोजर अगर हम बात करें बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, तो बेशुमार एक ह्यूज नंबर है लाहौर में जो पेशेंट आपको डेली दिखाते हैं। आप क्या समझती हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो प्रेगनेंसी में पहली औरत आपके पास पहले दिन रिपोर्ट होती हैं तो वो किस कंप्लेन के साथ आती हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही पेशेंट हमारे पास आती हैं तो मोस्टली वो नोज़िया और वॉमिटिंग की कंप्लेंट के साथ रिपोर्ट होती हैं। ये सबसे मेन उनका सिम्टम होता है कि हमें बहुत ज़्यादा, कई पेशेंट्स होते हैं जैसे उनका दिल ख़राब हो रहा होता है, नोज़िया हो रहा होता है, और कई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है कि समटाइम्स हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ जाता है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के अंदर कितनी ऐसी वुमेन्स आती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंट ऐसे सवाल करती हैं जो आपने पहले कभी ना सुने? आई थिंक 90%। ठीक है, जो 90% हमारे पास लेडीज़ आती हैं ना, उनकी मिथ्स, मिसकॉन्सेप्शंस वही हैं जो हमारे बड़ों की होती थी, हमारी अम्मी की, हमारी पुप्पो की, चाची की होती थी, वही चलती हुई आ रही हैं और वो वही कंप्लेन लेके आपके पास आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इन मिथ्स को बर्स्ट कर सकें, बट स्टिल अभी हम लोग उसमें लैग कर रहे हैं, बट कोशिश जारी है। ठीक है, अच्छा, अब प्रेग्नेंट होते ही हमने देखा है कि वो सास बहू के जो इश्यूज होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो काम कम कर रही होती है और सास कह रही होती है काम करें, हम भी काम करती थी। तो क्या प्रेग्नेंट वुमेन को रेगुलर वही काम करने चाहिए घर के जो आम औरत करती है? देखिए, अगर किसी की नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी है ना, तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपने टोटली बेड रेस्ट करना है। दैट्स अ ब्लेसिंग। आप उसको रूटीन में इंजॉय करें, जो आप रूटीन के काम कर रहे हैं वो सब कुछ करें। लेकिन प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मोस्टली प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं उनकी वजह से चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से आप थके थके महसूस करते हैं, आपको सांस लेने में थोड़ा इशू होता है, आपको वॉमिटिंग, नोज़िया, आपको नींद नहीं आ रही होती, उसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, लिहाजा आप उतने एक्टिवली वो काम नहीं कर पाते जो आप पहले कर रहे होते हैं। सो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी फैमिली को और स्पेशली आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड को आपके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गायनोकोलॉजिस्ट जो है ना वो बड़े चिड़चिड़ेपन का शिकार होती हैं, खुद जो है ना वो लड़ने को पड़ती हैं। तो आपने अपने लहजे को बरकरार कैसे रखा हुआ है? आई थिंक ये आपके मुझे ये लगता है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें ना पेशेंट को एक अच्छे लहजे की ज़रूरत होती है। अगर वो मेरे पास आती हैं और मैं उनको प्यार से जस्ट उनकी बातें सुन के उनको समझा देती हूँ ना, उससे ही पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। और अगर आप उनकी बात ही नहीं सुनेंगे, उनसे अच्छे लहजे में बात ही नहीं करेंगे, तो उनको यही होता है कि डॉक्टर ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, डॉक्टर का बिहेवियर ही बहुत रूड था। सो लिहाजा ये एक ऐसी स्टेट है कि आपको जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है ना, उनकी एटलीस्ट बात को सुनना चाहिए कि वो क्या कह रही हैं और अच्छे लहजे में उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, पहले ये कहा जाता था कि इस डॉक्टर को तो ABC नहीं आती। तो मैंने जब ये सोचा कि ये ABC है क्या,
तो मैंने ये समझा कि ए से वो समझते हैं कि बंदे की अवेलेबिलिटी, बी से इसका बिहेवियर और सी से बंदा कॉम्पिटेंट हो। तो क्या आप ये समझती है गायनोकोलॉजिस्ट को ABC आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। लाइक आपकी अवेलेबिलिटी, आपका बिहेवियर, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देन सी आता है, ठीक है। आप कितने कॉम्पिटेंट हैं वो एंड पे है, लेकिन आपको अपने पेशेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए। उसको जब भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े आप उसके लिए मौजूद रहें, और उसके बाद आपका पेशेंट के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है। आपकी नज़र में एक कामयाब गायनोकोलॉजिस्ट कैसी होती है? एक कामयाब गायनोकोलॉजिस्ट वो होती है जिसको पेशेंट्स जो है ना वो कामयाब बनाते हैं। ठीक है। अगर आपके पेशेंट्स आपसे खुश हैं, आप उनका अच्छा इलाज कर रहे हैं, वो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। और देन आपके स्किल्स आ जाते हैं, आप कितने स्किल्ड हैं वो एट द एंड है। लेकिन सबसे पहले आप अपने पेशेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करें, उनके कंसर्न्स को सुने, उनको जब भी कोई इशू हो आप उस टाइम पे मौजूद हो। सो उस टाइम पे जो पेशेंट्स आपको दुआएं देते हैं ना, आई थिंक वो आपको कामयाब बना देते हैं। ठीक है। अगर डॉक्टर साहब आप खुद एक पेशेंट हो और आपने एक अपने लिए गायनोकोलॉजिस्ट चूज़ करनी हो, तो आप उसमें क्या खूबियाँ और क्या क्वालिटियाँ देखेंगी? इसका आंसर देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आई थिंक मैं अगर कोई गायनोकोलॉजिस्ट सेलेक्ट करना चाहूँगी तो मैं डेफिनेटली देखूँगी कि वो कितने तहम्मुल से मेरी बात सुन रही है और समझ रही है। ठीक है, ये नहीं कि वो जल्दी जल्दी में है, जल्दी करें नेक्स्ट पेशेंट की टर्न है। वो कितने सब्र से कि मेरी बात को सुन रही है, समझ कर रही हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही हैं, और उसके बाद मैं उनके स्किल्स को भी देखूँगी डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, जब भी हम किसी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ ट्रीटमेंट लेते हैं हमल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, तो हमें किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है? जब भी आप जैसे ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, आप घर में यूरिन स्ट्रिप से चेक करते हैं, तो उसके बाद आपको चाहिए आप अपना एक ब्लड टेस्ट कराएं जो कि सीरम बीटा HCG के नाम से होता है, और उस रिपोर्ट के साथ आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करें। जितने भी अर्ली प्रेगनेंसी क्लिनिक्स हैं वो सबसे पहले अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रांसवजाइनल स्कैन करते हैं। एग्जैक्टली उसमें ये देखा जाता है कि जो सैक है वो यूट्रस के अंदर मौजूद है। अगर हमें यूट्रस के अंदर सैक नहीं नज़र आता तो ये कंसर्न की बात होती है, और हमारे माइंड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सस्पिशन आ जाता है। और इसके बाद हम उसको फॉलो करते हैं, और जैसे ही अगर हमें हार्ट बीट विजिबल हो जाती है, हम कुछ बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं जो कि ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें हम CBC, हेपेटाइटिस B, शुगर, थायराइड, ब्लड ग्रुप, यूरिन टेस्ट, ये सब करवाते हैं और पेशेंट को फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। दिस इज द ओनली विटामिन विच इज नीडेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट्स इट। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी वुमेन्स भी होती हैं जिनको 3-3, 4-4 महीने बाद जाके पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो वो अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ध्यान रखें तो कैसे रखें? जो पेशेंट्स हैं ये मोस्टली जो इशू है उन बच्चियों के साथ होता है जिनको इरेगुलर पीरियड्स का इशू होता है, जिनको 3 मंथ्स या 4 मंथ्स पीरियड्स ही नहीं आ रहे होते हैं, और उनका अगर पीरियड्स मिस होते हैं तो वो इसी में ही इग्नोर कर जाती हैं कि हमारा तो रूटीन में ही पीरियड्स 3 मंथ्स के बाद आ रहे थे, सो अब भी वही हो रहा है। सो वो बच्चियाँ जिनके इरेगुलर पीरियड्स भी हैं और वो कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रही, सो आफ्टर एवरी मंथ उनको चाहिए कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करके देखें, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। सो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं बट स्टिल आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो आप चाहिए आपको क्या प्री कंसेप्शन केयर लें। उसमें आप पहले अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करें और अपने पीरियड्स को भी रेगुलर करें। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई भी जो फीमेल है जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती हैं तो वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे अब एक बंदे का नहीं 2 बंदों का खाना खाना है, और मेरी सास को आप उसको कहें कि मेरे लिए फ्रूट का बंदोबस्त करे, देसी घी का बंदोबस्त करे, मटन चिकन वगैरह मुझे दे। तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट आपकी राय क्या है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब पेशेंट आता है ना वो बिल्कुल यही कहता है कि आप मेरी मदर इन लॉ को बुला कर कहें कि अब मुझे जूसेस की ज़रूरत है, फ्रूट्स चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए। सो ईटिंग फॉर 2 का जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है। क्वालिटी मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी। आपने अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल कैलोरीज इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको जस्ट 200 से 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं, बट आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी, क्योंकि उससे ओबेसिटी होगी और फिर आपको डायबिटीज़, BP और बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। सो ये कॉन्सेप्ट गलत है।
ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान पानी का इस्तेमाल वैसे ही करना चाहिए जैसे कि आम एक सेहतमंद औरत को करना चाहिए? बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगी तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपको बहुत से इन्फेक्शंस होने का खतरा होता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। फिर अगर किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसकी वजह से उसकी वक्त से पहले उसको पेन्स लग सकती हैं, वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। सो प्रेगनेंसी में आपको चाहिए आप 10 to 12 ग्लासेस पर डे लाजमी लें। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में आप क्या रिकमेंड करती हैं कि आपको जूसेस ज़्यादा लेने चाहिए या फ्रूट खाने चाहिए? फ्रूट खाने चाहिए। देखिए, आप अगर फ्रूट खाएंगे, आप एक एप्पल ले लेंगे, 2 एप्पल ले लेंगे, लेकिन अगर आप एक ग्लास एप्पल का जूस लेंगे ना, उसमें कोई 8 एप्पल्स डलेंगे, ठीक है। और सो बेहतर ये है कि, और उसमें फिर उतना ग्लूकोज कंटेंट भी ज़्यादा होगा। सो बेटर टू टेक फ्रूट इंस्टेड ऑफ जूसेस, क्योंकि उससे आपको फाइबर भी मिलेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज नहीं होंगे। सो बेटर टू टेक फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है डॉक्टर साहब, अब चूँकि सर्दी का सीज़न शुरू होने वाला है, हमारे यहाँ अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर तकरीबन एक जैसी ही डाइट अब हो गई है। चूँकि वहाँ पे जो पिन्नियाँ, हलवे, पजीरियाँ बनती थी वो आज आप डिफरेंट बेकरीज़ में जदीद शेप में मिलती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी चीज़ें आप क्या समझती हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेनी चाहिए? आप नॉर्मल क्वांटिटी में ये चीज़ें ले सकते हैं, इसमें कुछ मना नहीं है, लेकिन अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए आप ये चीज़ें ले सकते हैं, ये मना नहीं है। ठीक है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी का ख्याल रखें। एग्जैक्टली। दूध और दही दोनों में अगर आप रिकमेंड करें तो दोनों इकट्ठे करेंगी या दोनों में से कोई एक प्रेगनेंसी के दौरान लें? आप दूध भी ले सकते हैं, आप दही भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप दोपहर का खाना लेते हैं तो आप उसमें एक पूरी प्लेट के पार्ट्स बनाएं, ठीक है। उसमें रोटी हो, आपका ग्रेवी हो, सैलड हो, और साथ में एक पोर्शन योगर्ट हो, क्योंकि लाइक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एपिगैस्ट्रिक पेन, बर्निंग की सेंसेशन होती है, वो इससे काफ़ी हद तक सेटल हो जाती है। और इसके अलावा आप दूध का इंटेक भी करें, क्योंकि ये एक स्टडी में देखा गया कि वो लोग जो दूध नहीं लेते उनके बेबी का वेट कंपैरेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि डेली दूध लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मेरा मैदा डिस्टर्ब रहना शुरू हो गया। मुझे लगता है बच्चा मैदे की तरफ चढ़ा हुआ है। ये रियलिटी है या मिथ है? देखिए, अगर आपका लास्ट ट्राइमेस्टर है, कोई 8-9 मंथ है, तो वो तो चलें ठीक है कि प्रेशर है स्टमक पे, उससे आपको थोड़े सिम्टम्स हो रहे हैं। बट अर्ली प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई लोग आकर कहते हैं कि मैदे में जलन है, तो सुना है इसमें जो बच्चा पैदा होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेरी होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से कुछ मसल्स रिलैक्स करते हैं, उसकी वजह से ये हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है। सो इसके लिए आप अपना लिक्विड इंटेक अच्छा करें, दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले जो 3 महीने होते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जो फर्स्ट 3 मंथ्स है ना, उसमें सबसे पहले तो आप जब स्कैन करवाते हैं और आपको इंट्रायूट्राइन सैक नहीं मिलता तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। समटाइम्स आपको इंट्रायूट्राइन सैक मिल जाता है, बट उससे आगे फर्दर कोई ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। आपको यॉक सैक नहीं मिलता या फीटल पोल नहीं मिलते, सो वो भी ब्लाइटेड ओवम होता है, वो भी एक मिसकैरेज है। इसके अलावा आपकी अगर हार्ट बीट आ गई है और देन आगे जाके आपको हार्ट बीट, आप रूटीन स्कैन कराते हैं और हार्ट बीट नहीं मिल रही, देन दैट इज़ आल्सो अ मिसकैरेज। इसके अलावा पेन बहुत ज़्यादा होना और ब्लीडिंग होना। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मोस्टली मिसकैरेज में फिर एंड अप होती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल हमारे यहाँ देखा है कि जो रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं तो लोग ये समझते हैं मेरी बेटी या मेरी बहू को अठरा की बीमारी है। अठरा की बीमारी में अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? जो इसकी डेफिनेशन थी ना रिकरेंट मिसकैरेजेस की, उसमें पहले कहते होते थे 3 या 3 से ज़्यादा आपके मिसकैरेजेस हुए हो ना तो आप उसको रिकरेंट मिसकैरेज में लेबल करते हैं और देन आप अग्रेसिवली इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। बट मेरे ख्याल में अगर आपके 2 मिसकैरेजेस हो गए हैं ना तो नेक्स्ट का वेट ना करें, आप तभी अग्रेसिवली उस पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं जो आपने रिकरेंट मिसकैरेज को डेफिनेशन के अंडर उसको मैनेज करना था। आप 2 मिसकैरेज के बाद ही उसको लेबल करके उसको मैनेजमेंट स्टार्ट कर दें। इसमें जो है ना कॉम्प्लिकेशंस होने के यही चांसेस होते हैं कि दोबारा मिसकैरेज हो सकता है, वक्त से पहले कोई लेबर पेन स्टार्ट हो गई और बच्चा पेट में ही फोत हो सकता है, कोई वक्त से पहले प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। सो इसमें बहुत सी एडवांसमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे आप पेशेंट को एस्प्रिन देते हैं,
क्लेक्सिन देते हैं, आप लो डोज में स्टीरॉयड दे सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो इसमें न्यू एडवांसमेंट्स हैं वो है एंडोमेट्रियल मॉड्यूलेटिंग थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैडम लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले 3 माह में प्रेगनेंसी हुई है तो आप जो है ना वो बहू को कहते हैं आपने इस तरफ नहीं लेटना है, उस तरफ नहीं लेटना, साइड नहीं लेनी, तुमने स्ट्रेट लेटना है। तो लेटने की असल पोजीशन आपके नज़रिए में क्या है? अच्छा देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी में एज सच पोजीशन का इतना मैटर नहीं है, ठीक है, आप जिस तरफ मर्जी लेट सकते हैं। बट जैसे ही आपकी गेस्टेशन एडवांस होती है, आपका 7, 8, 9 मंथ आता है, सो बेटर टू स्लीप इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इसमें यह है कि आपकी जो मेन शरियानें हैं वो गुजर रही होती हैं पीछे बैक के साथ, तो उस पर प्रेशर नहीं होता, तो बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छा जाता है, तो आपको अच्छी मूवमेंट फील होती रहती है। और कुछ इसके बारे में मिथ्स भी हैं, लोग कहते हैं अगर माँ राइट साइड पे ज़्यादा सो रही है तो गर्ल है, और अगर लेफ्ट साइड पे ज़्यादा सो रही है तो बॉय है। इस पे भी कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, यानी लेफ्ट सोए या राइट सोए? हाँ जी, बॉय और गर्ल का कोई अल्ट्रासाउंड ही बताएगा। ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब ये भी होता है कि कुछ ऐसे लोग जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जो ओपन एरियाज में सोते हैं, वो ये कहते हैं कि चांद निकला हुआ है या चांद ग्रहण लगी हुई है, इस दौरान में जो प्रेग्नेंट वोमेन है उसने जो है वो ये नहीं खाना, फलां जगह पे नहीं लेटना, बाहर वाली ओपन जगह पे नहीं लेटना। तो इसमें भी कोई रियलिटी है या इसमें कोई रियलिटी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी है कि कुछ सर्टन फूड्स खाने से भी आप लोगों को मार्क्स बन जाते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि वो आकर कहते हैं हमने मेहंदी नहीं लगाने क्योंकि सुना है कि मेहंदी का निशान बच्चे पे आ जाता है। सो इनमें कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, आप प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकती है? यस, आप लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, जिसमें सबसे बेस्ट है कि आप वॉक करें। इसके अलावा प्रीनेटल योगा इजीली अब नेट पे अवेलेबल है, आप उनको सर्च करें और उनको आप घर में प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अब तो रूटीन में एंटीनेटल क्लासेस और प्रीनेटल योगा की भी क्लासेस होती हैं, सो यू शुड जॉइन दोज क्लासेस विद योर पार्टनर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, हम ये समझते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन की एक नॉर्मल जो स्लीप पैटर्न है या सोने का उसका दौरानिया जो है वो कितना होना चाहिए? 7 to 9 आवर्स। 7 to 9 आवर्स? हाँ जी, अगर माँ अच्छी तरह अपनी नींद लेगी, उसके सच मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, ये चीज़ें नहीं होंगी, इसके अलावा वो अच्छा फील करेगी। सो एक अगर माँ अपने आप को हैप्पी फील कर रही है तो वो एक हेल्दी बच्चे को पैदा करेगी। ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर किसी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत अगर पड़ती है तो वो पहले 3 महीने में कितने अल्ट्रासाउंड होने चाहिए? जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो आपको एक स्कैन करवाना चाहिए टू सी के इंट्रायूट्राइन सैक है। मोस्टली वो ट्रांसवजाइनल स्कैन कराते हैं, जिसमें लोगों की ये एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं अंदरूनी अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो मिसकैरेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जितने भी अच्छे एडवांस सेंटर्स हैं सब में अंदरूनी अल्ट्रासाउंड स्टार्टिंग में किया जाता है। ठीक है, अगर आप 5-6 वीक्स पे करा रहे हैं तो अंदरूनी अल्ट्रासाउंड पे आपको हार्ट बीट भी नज़र आ जाएगी, और अगर आप पेट से करवा रहे हैं दैन 7 to 8 वीक्स पे आपको हार्ट बीट नज़र आएगी। सो आपके लिए हार्ट बीट का नज़र आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने 11 वीक्स पे एक एंटी स्कैन करवाना होता है। सो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 2 बेसिक स्कैन्स हैं, यानी पहले 3 महीने में ये करवाने? हाँ जी, फर्स्ट फॉर द हार्ट बीट एंड सेकेंड फॉर एंटी स्कैन। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर किरण उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। मज़े की गुफ्तगू जारी है और फिर अगर यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर साहब के साथ बाकी जो मांदा सवालात हैं उनके जवाब लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो डॉक्टर किरण उस्मान, बड़ी फेमस कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी बोल्ड किस्म की डिसीजन पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और किसी भी तरह की कोई गुफ्तगू जो मेडिकल से रिलेवेंट हो, हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छे अल्फाज का चुनाव करके आप लोगों तक एक अच्छा मैसेज डिलीवर करें ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैं बता रहा था आपको ऑफ द रिकॉर्ड कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें भी आके क्लिनिक पे पता चलता है कि ये पेशेंट को अभी भी नहीं पता कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप क्या समझती हैं कि प्रेगनेंसी को सिक्योर करने के लिए जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, आपके क्लिनिकल ट्रायल में भी डेली बेसिस पे पेशेंट रिपोर्ट होते होंगे जिनको बिल्कुल इल्म ही नहीं होता होगा, हालांकि दुनिया चांद से आगे मरीख पे पहुँच गई, तो इस अवेयरनेस को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? डॉक्टर तनवीर, इसमें ये है कि हमें पहले ये लगता था कि शायद जो रूरल एरियाज़ है ना उसमें अवेयरनेस की कमी है, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी जो एजुकेटेड बच्चियाँ जो अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हैं, स्टिल उनको नहीं पता कि क्या करना है।
ठीक। लोगों को अपने बच्चियों को अपने फर्टाइल पोटेंशियल का नहीं पता कि हम कैसे जज करेंगे कि हम फर्टाइल हैं, हमें कौन सा टेस्ट कराना है। अगर उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू है तो उनको ये बेसिक चीज़ों का नहीं पता ये क्या है। अगर वो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि हमने प्रेग्नेंट होने से 3 माह पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करनी है। ये बेसिक बातें हैं और बाकायदा अब कुछ रूरल एरिया से बच्चियाँ आती हैं वो भी अवेयर हैं। सो ये इसमें अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चियों को बेसिक चीज़ों का पता हो, और स्पेशली उनके पार्टनर्स को भी, कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 3 मंथ्स पहले आपने फॉलिक एसिड लेना है। जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाए आपने एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपने आप को बुक करना है, अपने रूटीन स्कैन कराने हैं और चेकअप कराने हैं। सो अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बुक कराना चाहिए, रूरल एरियाज़ में या डिफरेंट एरिया पे लोग हैं जब रजिस्टर्ड नहीं होती किसी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ या अटैच नहीं होती तो उसके नुकसानात क्या होते हैं? डॉक्टर तनवीर, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। देखें, अगर जो रूरल एरियाज़ में हैं वहाँ पे हमारे BHUs हैं, RHC हैं, सो आप लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हो। हमें अपनी मिडवाइफ्स को, जो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है। और देखें, रूरल एरियाज़ में जो डिले है ना वो 3 पॉइंट्स पे आता है। सबसे पहले वो लोग डिसीजन करने में देर कर देते हैं कि उन्हें कब मेडिकल हेल्प सीख करनी है। सेकंड, प्रॉपर टाइम पर पहुंच नहीं पाते। थर्ड, फिर प्रॉपर मैनेजमेंट मिल नहीं पाती। सो हमने इन डिलेस को ख़त्म करना है। इन लोगों को चाहिए कि वो जो आपके पास बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, उधर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि आपकी रूटीन चेकअप हो सके और आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। ये पेशेंट्स आपके पास तब रिपोर्ट होते हैं जब ये कॉम्प्लिकेटेड हुए होते हैं। और हम लोग जब लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते थे और अगर किसी मिडवाइफ ने या ट्रेन बर्थ अटेंडेंट ने पेशेंट रेफ़र किया होता था तो हम लोग उसको बहुत मतलब अप्रिशिएट करते थे कि अच्छी बंदी है और कोई रीज़न थी उसने ये रेफ़र कर दिया, तो डेफिनेटली अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये देखते हैं कि जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है तो मियाँ बीवी के दरमियान भी झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि अब हम अपने अज़वाजी तल्लुकात को आगे नहीं कर सकेंगे, इंटरकोर्स नहीं कर सकते, सेक्स आगे नहीं बढ़ा सकते। तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, अगर आपको कोई इशू नहीं है, आपकी नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आप रूटीन में अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। अगर आपके कोई वाटर बैग रप्चर किया हुआ है, आपको कोई ख़तरा है कि दर्द ना स्टार्ट हो जाएं, आपकी ऑल नीचे है, प्लेसेंटा प्रीविया जो है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आपके कोई ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, या आपको बच्चेदानी के मुंह पे कोई टांका लगाया गया है जिसे हम सर्कलाज कहते हैं, तो इन कुछ केसेस में हम मना करते हैं। अदरवाइज इट्स नॉर्मल इन प्रेगनेंसी एंड यू कैन कंटिन्यू योर सेक्सुअल एक्टिविटी। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ना, ये कब से कब तक की जा सकती है? फॉर एग्जांपल कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, या कंटिन्यू कर सकते हैं? डॉक्टर तनवीर, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि आपने अब करना है अब नहीं करना। अगर आपको कोई इशू नहीं है दोनों पार्टनर्स को, मतलब अगर फीमेल को कोई पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी से इरिटेट नहीं है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कहते हैं नहीं फर्स्ट 3 मंथ्स नहीं करना, अभी बच्चा मजबूत हो रहा है, वो अपनी जड़ें गा रहा है, और एंड में नहीं करना। हालांकि कुछ न्यू रिसर्चेस में ये है कि बल्कि आप लास्ट में इंटरकोर्स करें, उसकी वजह से आपकी लेबर अच्छी हो जाती है और लेबर इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, यानी ये सेफ है, प्रेगनेंसी पे इसके कोई असर नहीं। एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम मना करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई इस तरह की कंडीशन हो तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एडवाइस लेके आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। एग्जैक्टली। और डॉक्टर तनवीर, इसमें ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की तरफ से इशू आता है, ये प्रॉब्लम अब फीमेल नजदीक नहीं आने देती, उनके बड़े फड्डे होते हैं हमारे क्लिनिक्स पे। आप नहीं, ये जो इशू मतलब हम लोग मोस्टली इसमें कहते हैं कि मेल्स अनॉय होते हैं कि जी इंटरकोर्स की परमिशन नहीं मिल रही। मैंने अपनी रूटीन सेटिंग में ये देखा है कि हस्बैंड्स फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, पहले एक मिसकैरेज था, इस दफ़ा थोड़ा अवॉइड करना है, बट फीमेल वो अनॉय होती हैं। तो ये दोनों पार्टनर्स की नीड है, सो इसको एड्रेस करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? नहीं डॉक्टर तनवीर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं, देन हम लोग कहते हैं कि आप यूज़ करें, अदरवाइज ऐसा नहीं है। वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन के साथ। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने यूटीआई का जिक्र किया था, प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई के ज़्यादा होने की वजूहात क्या होती हैं?
डॉक्टर तनवीर, प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, उसमें पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। सो उसका ओरल इंटेक इतना अच्छा नहीं होता, वो लिक्विड्स इतनी अच्छी तरह नहीं ले पाता। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब वो बच्ची इतना ज़्यादा कुछ ले नहीं रही, उसको डिहाइड्रेशन हो रही है, तो उसकी वजह से यूटीआई सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरा, प्रेगनेंसी जो है ना एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। सो इसकी ये भी एक रीज़न है कि हम लोग बार बार इन्फेक्शन को प्रीडिस्पोज होते हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि यूटीआई बार बार होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है। बेबी शेव के बारे में भी जो वुमेन्स होती हैं वो प्रेगनेंसी के बाद वो बड़ी कंसर्न होती हैं कि मेरे बेबी की शेव किस तरह की होगी, इसका साइज़ क्या होगा। वो बार बार गायनोकोलॉजिस्ट के पास, दाइयों के पास, LHVs के पास जाती हैं। तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आपका क्या ओपिनियन? आप बात करना चाह रहे हैं बेबी वेट के बारे में कि बेबी लुक्स के बारे में? बेबी लुक्स और वेट दोनों। वेट दोनों। बहुत से जो इसमें ना मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं कि आप ये चीज़ खाएं, ज़ाफ़रान खाएं। मैंने कोकोनट का सुना हुआ है कि आप ये खाएं आपके बच्चे बहुत गोरे होंगे, आप आड़ू खाएं आपके बच्चे लाल होंगे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट लें, अपने सप्लीमेंट्स लें, और जो लुक्स हैं वो आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं। सो दैट डजंट मैटर, और इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में बरआज़म एशिया में कई जगह पे पेट का मसाज किया जाता है औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान। तो क्या ये कोई मिथ है, या बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट किसी तरह का कोई मसाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, आप रूटीन का मसाज कर सकते हैं, लेकिन आप लाइक मैंने देखा है कि बहुत से बच्चियाँ आती हैं तो वो कहती हैं कि हमने मसाज कराया, उन्होंने बेबी के हेड को नीचे से उठाकर ऊपर किया और हिलाया। इस तरह की ना करें। रूटीन की आप अपनी बॉडी मसाज, माइल्ड सी एब्डोमिनल मसाज करा सकती हैं, बट बेबी पे प्रेशर नहीं डालें। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब हमने स्लीप पे बात की थी कि 7 to 9 आवर्स सोना ज़रूरी है। कुछ औरतें ये होती हैं, वो कहती हैं मुझे सारी रात नींद नहीं आती, लेकिन दिन के टाइम नींद आती है। तो क्या दिन की और रात के स्लीप पैटर्न में कोई फ़र्क है? ना, प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें पेशेंट का होता है कि किसी टाइम पे कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता है, किसी टाइम पे दिल कर रहा होता है, किसी टाइम पे आपको नींद नहीं आ रही है और किसी टाइम पर आ रही है। सो आपको जो खाने को दिल है आप वो खाएं, और आपको जिस टाइम नींद आ रही है आप उस टाइम ले लें, लेकिन आप अपने एक स्पेसिफिक 7 to 9 आवर्स या 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर ले लें। डेट डजंट मैटर कि आप मॉर्निंग में ले रहे हैं, नाइट में ले रहे हैं। नाइट में ऑब्वियसली अगर आप लेते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा काम, रिलैक्स फील करते हैं, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप रात में नहीं सो पा रहे, जब भी आपको नींद आए आप अपनी नींद लें। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी प्रैक्टिस में भी और हमारी प्रैक्टिस में भी बेशुमार ऐसी पेशेंट रिपोर्ट होती हैं, उनको जब ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने कुछ दवाइयाँ लेनी है, आयरन है, कैल्शियम है, या कोई भी मेडिसिन, वो कहती नहीं डॉक्टर साहब ये तो हट्टी कट्टी है, अच्छी भली खाती पींदी है, एंड इसको मैंने कोई दवाई नहीं देनी है, वो फ्रूट श्रूट भी खा लेती है। तो क्या ये फ्रूट और डाइट के साथ दवाई की ज़रूरत पड़ती है? हाँ जी, बिल्कुल पड़ती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग आके फॉलिक एसिड भी नहीं खा रहे होते। नहीं, हमने तो कुछ नहीं खाना है, हम डाइट से कवर कर लेंगे। इवन अगर किसी की HP बहुत कम है और हम उन्हें कहेंगे आप IV आयरन लगवा लें, तो वो कहेंगे नहीं डाइट से ही कवर करेंगे, आयरन की मेडिसिन भी नहीं खानी और ड्रिप भी नहीं लगवानी। ऐसा नहीं है। आप अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल डाइट से आप अपनी सारी जो वाइटामिन हैं उनको कंपनसेट नहीं कर सकते। सो आपको फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन D इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान HB लो होने की वजूहात क्या होती है? प्रेगनेंसी के दौरान देखें, अगर कोई फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुआ है, प्राइमरी ग्रेविड है और उसकी HB 7 है, सो लेस लाइकली होता है कि HB 7 है। समटाइम्स कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो प्रेगनेंसी में ही डायग्नोज होती हैं। थैलेसीमिया माइनर, इंटरमीडिएट, समटाइम्स डायग्नोज ही प्रेगनेंसी में होता है। ठीक। बट अगर किसी को प्रेगनेंसी से पहले बहुत हैवी पीरियड्स होते हों, किसी के पेट में कीड़े हों, किसी के बहुत ज़्यादा बच्चे हों जिनमें गैप कम हो, कोई क्रॉनिक डिजीज़ जैसे मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो, सो इनमें भी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान जो हम आयरन लगाते हैं, समटाइम पेशेंट को इससे रिएक्शन भी होता है, तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान आयरन लगाना सेफ है? प्रेगनेंसी के दौरान आयरन लगाना टोटली सेफ़ है, लेकिन आपको एक हॉस्पिटल सेटिंग में अंडर द सुपरविजन ऑफ कंसल्टेंट लगवानी चाहिए, ताकि अगर कोई रिएक्शन भी हो तो उसको ट्रीट किया जा सके। प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी ना बिल्कुल डिफरेंट रिएक्ट करती है। वो मेडिसिन जो आप पहले ले रहे होते हैं और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, समटाइम्स वो आपको मेडिसिन प्रेगनेंसी में सूट नहीं करती। सो आप IV आयरन लगवा सकते हैं, बट एक अच्छी हॉस्पिटल सेटिंग में जहाँ पर एमरजेंसी को मैनेज करने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। ठीक है।
डॉक्टर साहब, एचबी के लेवल को बढ़ाने के लिए या खून की कमी को पूरा करने के लिए बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आप कौन सी ऐसी डाइट रिकमेंड करेंगी जिसको होम रेमेडी कहा जाए? अच्छा, इसमें सबसे पहले ना पेशेंट को यही कहते हैं कि आप गोश्त, अंडा, कीमा, दालें, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, जैसे कि अब सीज़न भी आ रहा है, मेथी, साग, पालक, ये ज़्यादा लें। बट सबसे ज़्यादा आयरन जो है ना वो बकरे की कलेजी में। अगर आप एक हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा बकरे की कलेजी खा लेना तो आपका आयरन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉपलर स्कैन कब करवाना पड़ता है? जब भी आपको इश्यू होता है ना कि यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो हम लोग उसमें डॉपलर इंडिकेटेड है। जैसे अगर किसी को पिछली प्रेगनेंसी में बीपी का बहुत ज़्यादा इशू था, इस दफ़ा रिस्क है या नहीं है, तो हम लोग 22 वीक्स पे यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करवा लेते हैं। और इस तरह अगर किसी का बच्चे के गिट पानी बहुत ज़्यादा कम हो, बच्चे की मूवमेंट कम हो रही हो, तो इन कुछ केसेस में भी हम लोग डॉपलर करवाते हैं। और फिर डॉपलर पे हम लोग टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी भी डिसाइड करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ औरतें हमारी लेबर क्लास होती हैं और वो अपना फार्मर हैं या कोई रूरल एरियाज़ में काम करती हैं, तो वो प्रेगनेंसी का कौन सा ऐसा वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा ऐसा टाइम है जिस पे वो खेतों में या बाकी जगह पे काम ना करें? अगर तो बिल्कुल उनकी हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो वो अपने काम को कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक है। अगर उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जैसे उनका कोई पिछला बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया था, या इस दफ़ा प्रेगनेंसी में उनको लोअर एब्डोमिनल पेन है, या कोई ब्लीडिंग हो रही है, या उनकी ऑल नीचे की तरफ है, या ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, सो इन कुछ केसेस में हम लोग उनको कहते हैं कि वो काम ना करें। अदरवाइज़ अगर कोई इशू नहीं है तो वो अपना रूटीन का काम कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, जब भी किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास कोई भी फीमेल पहुंचती है तो वो पहले उसके एलएमपी डेट पूछते हैं, तो ये डेट पूछने का मकसद क्या होता है और फिर क्या जो अल्ट्रासाउंड होता है वो इसी डेट से कंटिन्यू किया जाता है? डॉक्टर तनवीर, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है ना, उसका इसलिए पूछा जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी का अमल है ना वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई तो उसकी शादी जो थी उसकी एलएमपी थी जैसे शादी से 1 हफ्ता पहले थी। सो वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको डाइवोर्स दे दी गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम 4 वीक्स प्रेग्नेंट हो। सो अवेयरनेस की टोटली यहाँ पर जब से वो काउंट तो तब से ही होना ना, एग्जैक्टली लास्ट पीरियड स्टेट से काउंट होना है। सो ये अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है। इसी से ही यहीं से ही प्रेगनेंसी का अमल शुरू होता है और हम लोग यहीं से ही तरीके काउंट करते हैं और उसके मुताबिक ही आपको डिलीवरी की डेट दी जाती है। जो आपने अल्ट्रासाउंड का पूछा है, अल्ट्रासाउंड और तारीखों के दरमियान कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 वीक ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ±2 वीक्स एंड थर्ड में ±3 वीक्स। सो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट अदरवाइज अगर कोई श्योर ऑफ डेट्स है तो हम उसकी एलएमपी को लेकर चलते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ हमारे यहाँ ये सुना जाता है कि 7 माया बच्चा हुआ, कुछ कहते हैं 6 माया हुआ, यानी 6 महीने वाला, 7 महीने वाला। क्या वो बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं और ये क्यों होते हैं? देखिए, अगर किसी की भी वक्त से पहले डिलीवरी होगी या किसी भी रीज़न की वजह से, फर्स्ट करें उसका वाटर बैग रप्चर कर गया, उसको दर्दें लग गई और उसकी कोई भी रीज़न थी, बच्चे के गिट पानी बहुत ज़्यादा था, किसी वजह से भी हमने डिलीवरी कर दी 7 मंथ में, तो लोग उसको 7 माया कह देते हैं। 8वें मंथ में हो गया तो लोग कह देते हैं 8 माह में हुआ था। सो कई लोगों का ये कॉन्सेप्ट है 7 वाला भी बच जाता है, 9 वाला भी बच जाता है, 8 वाला नहीं बचता। सो ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर आपका बेबी 7 मंथ पे भी डिलीवर हुआ है लेकिन उसको सांस लेने में कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल एक्टिव है, तो हम इवन उसको नर्सरी में भी नहीं रखते। वो मदर फीड ले रहा है तो हम लोग उसको टोटली डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन समटाइम्स 8 मंथ का या 9 मंथ का बच्चा होता है लेकिन उसको सांस लेने में इशू हो रहा होता है, तो हमें उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना पड़ता है। सो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। 7 मंथ पे भी बेबी सर्वाइव कर जाते हैं। सिर्फ अगर रूरल एरियाज़ में भी यही है कि अगर किसी के 7 मंथ में डिलीवरी एक्सपेक्टेड है या मतलब आपको लग रहा है कि ये थोड़े दिनों में डिलीवर हो जाएगी, तो प्लीज़ आप एक अच्छे टर्शियरी केयर यूनिट में पेशेंट को रेफ़र करें जहाँ पे उनको स्टीरॉयड कवर देके, जिससे बच्चे के फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद उनकी डिलीवरी प्लान की जाती है तो वो बच्चे नर्सरी में रहते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, एक आखिरी कॉन्सेप्ट ये भी है लोगों का कि बच्चे का साइज़ जो है ना वो या तो बहुत ज़्यादा बड़ा है पेट में, या बच्चा उल्टा है, या बच्चे का सर नीचे है, टांगे ऊपर हैं। कुछ कहती मेरे पेट में घूमता रहता है, जब मैं चेक करवाने जाती हूँ वो कहते इसकी पोजीशन सही नहीं है। तो इस पर हम लोगों को कैसे गाइड करें?
अच्छा देखें, अगर बच्चे का सर नीचे की तरफ है ना तो ये बिल्कुल सीधा बच्चा, इसको फेलिक पोजीशन कहते हैं। लेकिन अगर सर नीचे की तरफ नहीं है और कोई भी बॉडी पार्ट नीचे की तरफ है ना, दैट इज ब्रीच। ठीक। ट्रांसवर्स ये होता है कि आपका बच्चा आड़ी पोजीशन में होता है, बिल्कुल आड़ा लेटा हुआ होता है, एक तरफ सर होता है, दूसरी तरफ आपके लिम्स होते हैं। और ये कुछ पोजीशंस हैं, इन्हीं पे हम लोग समटाइम्स आपका मोड ऑफ डिलीवरी भी डिसाइड करते हैं। और जो वेट ऑफ द बेबी है डेफिनेटली वो एक ऐसा फैक्टर है कि जो कि हमें मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करने में हेल्प देता है। अगर कोई मैक्रोसोमिक बेबी है 4 किलो का या उससे भी बड़ा, तो उसमें मोस्टली हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाते। ठीक है डॉक्टर साहब, नॉर्मल बच्चा जब डिलीवर होता है तो उसका नॉर्मल वेट क्या होना चाहिए? 3+ होना चाहिए, 3+ से 3.5 kg होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का वेट 4 या 4 से ज़्यादा है तो उसमें हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते। 3 to 4 के दरमियान हम लोग ट्रायल देते हैं, जिसमें सेफ लिमिट 3 से 3.5 है और 3.5 से 4 में हम लोग उसको ट्रायल देते हैं विद लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जब आपके साथ होते हैं घंटों गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन जब स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं। हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, आखिरी 1-1.5 मिनट है। डॉक्टर किरण उस्मान का सेफ प्रेगनेंसी के ऊपर पब्लिक के नाम क्या पैगाम? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग जब भी इस सफ़र को प्लान करें, सो उससे 3 माह पहले आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट करें। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी हो, आप एक अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट के साथ बुक हों, जो कि और इस डिसीजन को वाइजली लें। आप अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करें जिसके बारे में आपको पता हो कि ये नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करती है, ये टाइम पे अवेलेबल होती हैं और ये मेरा कंसर्न भी सुनेंगी और समझेंगी। सो ये मदरहुड एक बहुत अच्छा सफ़र होता है, लिहाजा इसमें आप फिज़िकली और मेंटली दोनों लिहाज से आप लोगों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर बात की और इसमें हमने देखा कि प्रेगनेंसी जब आपको होती है, हमल होता है, तो उसके दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, किस तरह के मामला जो है ना वो हो सकते हैं और किस तरह जो है वो हम अपने आप को इसमें मैनेज कर सकते हैं और एक कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, इस सारे मामलात के ऊपर हमने गुफ्तगू की। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई क्यूरी, कोई थ्योरी, कोई सवाल जवाब अगर आप पूछना चाह रहे हो या डॉक्टर साहबा से मिलना चाह रहे हो, किसी भी तरह का डॉक्टर साहबा से कोई मशवरा लेना चाह रहे हो या अपना पेशेंट दिखाना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आइए। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और लिखें, ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो अपने डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर किरण उस्मान और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।